बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर की आव्यूह के। तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे आपसे। आपका 3.1 एक्सरसाइज प्रीवियस लेक्चर में फिनिश हो गया था। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। उसके बाद में आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उसमें किसी अदिश राशियों का मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह आपने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि आव्यूहों का गुणनफल, मतलब आव्यूह को आव्यूह से ही गुणा किया जाए तब क्या होगा, किन कंडीशनों में गुणा होगा, किन कंडीशनों में गुणा नहीं होगा। इसके लिए ये जो आप सामान्य गुणा करते हैं वो इस तरीके से गुणा इसका नहीं है। आव्यूह का आव्यूह के साथ जो गुणा आप सामान्य रूप से करते हैं उस तरीके से इसका गुणा नहीं कर सकते हैं। इसका एक विशेष तरीका होता है जिसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। ओके, आइए हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर आप नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप कंटिन्यू चल रहे हैं, बहुत दिनों से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आप लाइक कर दें और आगे बढ़ें। अगर आपको कोई और जैसे सपोज दैट कोई आवश्यकता है और कोई पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, तो ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए या कोई डाउट्स हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। ओके, कंटिन्यू करें फिर। चलिए बच्चों, देखते हैं। माना दो आव्यूह, मान लेते हैं हम कि दो आव्यूह दिया हुआ है, एक ए है और दूसरा बी है। इनका हमको गुणन करना है। ये कब पॉसिबल होगा, उस कंडीशन को देखिए। जब यम का आव्यूह मतलब स्तंभों की संख्या, जब एक आव्यूह के मतलब किसी एक, चाहे ए या बी, ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। फिर से सुनिए ध्यान से, मैं नहीं कह रहा हूं कि ए का स्तंभ बराबर बी का स्तंभ, नहीं, मैं कह रहा हूं ए के स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। बोलिए क्लियर, समझ में आ रहा है? मतलब फिर से सुनिए, जो आव्यूह ए हो उसमें जितने भी स्तंभ हों वो बराबर होना चाहिए, उतने ही कॉलम मतलब पंक्तियां होनी चाहिए किसमें, आव्यूह बी में, मतलब कि दूसरे वाले आव्यूह में, ठीक है ना। मतलब ए के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए बी के पंक्तियों की संख्या की, तभी इसका गुणन संभव है। अगर ये आप चाहें कि कोई आव्यूह है तो एक नॉर्मली हो 3x3 का हो, तो उसका कैसे होगा मल्टीप्लाई, 3x3 के दोनों आव्यूह हों तब कैसे होगा, नहीं। इसका ऐसा होना चाहिए जैसे 2x3, तो अगला होना चाहिए 3x4 या हो या कुछ भी हो, लेकिन ध्यान रहे कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं, जैसे 2x3 एक आव्यूह है 2x3, तो अगला जो होना चाहिए वो 3x कुछ भी हो, चाहे 3x2 हो, 3x4 हो, कुछ भी हो, लेकिन देखिए इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है। एक आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, तभी गुणा संभव होगा। इसको गुणा कैसे करेंगे, बहुत वीआईपी तरीका है इसका गुणा करने का, हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है ना। पहले हम सिस्टम पढ़ते हैं कि कैसे इसको गुणा करेंगे, उसके बाद हम अभी एग्जांपल लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो दो आव्यूह आपने लिया, एक लिया ए, एक लिया बी। इन दोनों आव्यूह में आपने कहा ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे। A11 मतलब ए क्रॉस बी, जो ए इंटू बी जो आएगा, ए बी जो ए बी आव्यूह आएगा, मतलब गुणा करने के बाद जो ए बी आव्यूह आएगा वो क्या होगा, उसके पहले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, कि उसका पहला अवयव क्या होगा, A11 होगा, मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, ए की प्रथम पंक्ति और बी के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल का योग होगा। फिर से सुनिए, पहली जो पंक्ति है, जो ए का पहला पंक्ति है ऐसा वाला, इसी को पंक्ति कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो ए के पंक्तियों की के अवयव को, ए के प्रथम पंक्ति की, मतलब 1 2 3 मान लो है, तो ए के प्रथम पंक्ति के अवयव को बी के प्रथम स्तंभ अवयव के, इसका स्तंभ ऐसा होता है, मतलब इसका ये वाला तो इसका ये, फिर इसका ये वाला तो इसका ये, फिर इसका तीसरा वाला तो इसका तीसरा वाला, ठीक है ना। कह रहे हैं उनके गुणनफलों के योग के बराबर, मतलब उसको गुणा करिए जो आ रहा है तीनों को। A11 तब आएगा, जैसे इसका मान लीजिए कैपिटल A 1 1, तो 1 बी के लिए 1 1, तो
ए के लिए 1 2 तो इसके लिए 2 1, इसके लिए 1 3 तो इसके लिए 3 1, ऐसा गुणा होगा और जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ने के बाद A1 1 आएगा। बोलिए क्लियर हो गया? आइए दूसरा देखिए A12, ए के पंक्तियों एवं स्तंभ, ए के प्रथम पंक्ति और बी के द्वितीय स्तंभ के संगत अवयवों का गुणनफल का योग। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, स्पष्ट होगा, ठीक है ना? बहुत परेशान मत होइए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा वर्ड में लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो। फिर देखिए A13 क्या होगा? ए की प्रथम पंक्ति एवं बी के तृतीय स्तंभ के संगत अवयवों का गुणनफल का योग। मतलब उनके अवयवों को गुणा कर लीजिए और फिर जोड़ दीजिए, जैसे आपने पहले में किया वैसे दूसरे में किया वैसे तीसरे में, इत्यादि। जैसे 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, फिर 3 1 है, 3 2 है, 3 4, मतलब जैसा भी है आप उसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब सबसे अच्छी बात आपने सीखा कि स्तंभों को, जो पंक्तियां हैं, पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करके जोड़ देंगे। फिर से सुनिए, पंक्तियों को स्तंभों से गुणा करके जोड़ देंगे तो उसको हम कहते हैं एक एक अवयव आएगा। बोलिए राइट? राइट। आइए एग्जाम्पल के थ्रू एक समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बच्चों देखिए, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब देखिए इसको हमने पहले से सॉल्व करके इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना? तो ऐसे जब ए बी हम निकालेंगे, ए इंटू बी, है ना? तो गुणा कर रहे हैं मतलब ए इंटू बी ही करना पड़ेगा। ए आवी हुई है, बी आवी हुई है। ध्यान से देखिए, जो कंडीशन दिया था क्या वो सही है? क्या कहा था उसने कि ए के पंक्तियों की संख्या, एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति, है ना? ए के पंक्तियों की संख्या बी के स्तंभों की संख्या के बराबर होना चाहिए। क्या? ए के पंक्तियों की संख्या बी के स्तंभों के बराबर होना चाहिए। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए, जैसे सॉरी 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 थोड़ा सा गड़बड़ हुआ ना। ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो ए के स्तंभ कितने हैं देख लीजिए। ए में स्तंभ से करिए। थोड़ा सा मैंने बीच में मिस्टेक बोल दिया है, ठीक है ना? अगर आपको दिक्कत है तो बोलो, फिर से मैं बताऊं, है ना? लेकिन समझाऊंगा, अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक गलती से निकल गया। मतलब ए के लिख देता हूं, ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या, बी के पंक्तियों की संख्या। बोलिए अब ठीक है ना? अब ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? तो ए बी जो निकालेंगे आप ध्यान से देखिए कैसे लिखा जाएगा। ये हमने कहा था, इधर देखिए A11 कैसे कहा था हमने कहा था ए की इस अवयव को इस अवयव के साथ प्लस इसके दूसरे A12 को इसके 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 1 को A13 को 3 1 से मल्टीप्लाई होगा। बोलिए समझ में आ गया? बोलिए क्लियर, समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ रहा है? तो करूं मैं? करूं? देखिए इधर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस योगफल। आपने कहा था, पहले आपने क्या पढ़ा था कि इनके पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव को दूसरे मतलब दूसरे अवयव के स्तंभों के गुणनफल के योग के बराबर। तो इसको इससे गुणा करिए, 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3। बोलिए ठीक है ना? अब देखिए, इसका जब हम दूसरा अवयव लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? बोलिए, तो इसका जब दूसरा अवयव लिखेंगे तो इसी को इसके साथ गुणा करेंगे। इसी को इसके साथ किया पहले, अब इसी को इसके साथ करेंगे तो ये अवयव मिलेगा। तो क्या मिल जाएगा? 2 इंटू -1। बोलिए लिखूं, 2 इंटू -1 प्लस क्या आएगा? 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस योग कहा था 3 इंटू 0, 3 इंटू 0। बोलिए समझ में आएगा कि नहीं समझ में आया? बोलिए समझ में आया कि नहीं? बोलिए ठीक है ना? आइए इसकी बात करें। अब दूसरी मतलब A21 जब लिखना होगा तो 21 के लिए क्या, इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ, इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ, इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ, ये अवयव पहले मिलेगा फिर ये मिलेगा, ठीक है ना? आइए फिर से लिखते हैं। तो 4 इंटू 1
क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और अगला हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3। अब आइए इसके लिए सेकेंड अवयव के लिए, तो 4 इंटू माइनस वन, 4 इंटू माइनस वन, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। बोलिए ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए इसकी बात करें, तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव कैसे होगा, इसको इससे करिए 3 इंटू 1, 3 बन जा 3, 3 इंटू 1, सॉरी 1, सॉरी गलती से -1 इंटू 1 है ना, -1 इंटू 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3, 0 इंटू 3। अब आइए इसी को इसके साथ करेंगे, तो -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, सॉरी प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। बोलिए समझा पा रहा हूँ कि नहीं? बोलिए समझ में आ रहा है? क्लियर? कोई डाउट आपको है तो बोलिए तुरंत। अब इनके एक एक अवयवों को गुणा करो और जोड़ो, गुणा करो 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 जोड़ो। चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा, ठीक है ना, आगे बढ़े। अब देखिए इसका रिजल्ट आएगा, पेन ही नहीं चल रहा है भाई साहब, ठीक, तो इसको क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2, 2 प्लस 3 3 जा 9। बोलिए ठीक, इसको कर लेते हैं 4 इंटू 1 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 3 जा 3, फिर -1 इंटू 1 मतलब -1 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 प्लस 0 इंटू 3 0। बोलिए ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए इसको 2 इंटू -1 मतलब -2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। नीचे देखिए 4 इंटू -1 मतलब -4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 प्लस 0। बोले समझ में आ रहा है? एकदम मस्त, ठीक है ना। आइए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जोड़ करके, तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 और 9 13, ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 मतलब 0 आएगा। फिर ये आएगा 4 4 8 8 3 11 11, 4 माइनस 1 मतलब 3 हो जाएगा, प्लस 0 3 ही रह जाएगा। इसको देखिए ये हो जाएगा 4 4 0 हो जाएगा, प्लस माइनस है ना तो 0 हो जाएगा, और प्लस 0 ऐड करोगे 0 रह जाएगा, 4 1 5 प्लस 0 मतलब 5 हो जाएगा। बोलिए इसका मतलब आपको जो मिलेगा a इंटू बी वो ये मिलेगा। बोलिए गुणा करने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए जो वर्ड्स में लिखा था थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, लेकिन यहां मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको फील हुआ। बोलिए यहां कोई आपको प्रॉब्लम फील हुआ? गुणा का जो उदाहरण हमने लेकर के समझाया, उसमें कोई दिक्कत जरा सा भी है तो बोल सकते हैं, नहीं ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ दी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स को गुणा करने के कुछ गुणधर्म हैं, जैसे यदि संख्या a मतलब आव्यूह a, यदि आव्यूह a एवं आव्यूह b दो आव्यूह इस प्रकार हैं कि a b अस्तित्व में है, तो ये नहीं जरूरी है जब एक आव्यूह A है एक आव्यूह B है, अगर AB कोई अस्तित्व में है तो ये नहीं जरूरी है कि वो BA भी अस्तित्व में हो। बोलिए AB अगर अस्तित्व में है तो BA अस्तित्व में हो ये आवश्यक नहीं है, इसका मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बोलिए क्लियर। फिर देखिए यदि दो आव्यूह इस प्रकार हैं कि AB तथा BA दोनों अस्तित्व में है, हाँ ऐसा भी कंडीशन बन जाए कि ए बी भी ए और बी का जो गुणा किया वो भी, और बी जो और बी और ए का जो गुणा किया वो भी दोनों अस्तित्व में है, तो ए बी व बी ए का क्रम समान हो ये भी जरूरी नहीं है। भाई क्रम समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, यही नहीं अभी देखिए क्रम भी समान होगा तो पता चलेगा अवयव ही दोनों के डिफरेंट है ना। तो फिर से सुनिए, यदि ए बी दो अवयव हैं और इस प्रकार हैं कि ए और बी अस्तित्व में है, तो बी ए अस्तित्व में होने की मतलब ये कंडीशन नहीं है कि नहीं बी ए भी अस्तित्व में
होगा। बोलिए ठीक। अगर ए बी अस्तित्व में है तो ये मत सोचिए कि बी ए भी अस्तित्व में होगा, नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी। और अगर ए बी दोनों अस्तित्व में, ए बी भी अस्तित्व में हो जाए और बी ए भी अस्तित्व में हो जाए, तो ये नहीं आवश्यक है कि उनके क्रम भी समान हो। ये आवश्यक नहीं है कि उनके जो क्रम हैं वो कैसे हों, समान हो। बोलिए ठीक। फिर देखिए अगला पॉइंट। अब ये कहता है कि यदि ए बी इस प्रकार है कि ए बी अस्तित्व में है, देखिए ए बी भी अस्तित्व में है और बी ए भी अस्तित्व में है और दोनों के क्रम भी समान है। अभी वहां क्या था, क्रम समान हो सकता था, नहीं, यहां समान भी है। तो भी ए बी और बी ए का बराबर होना आवश्यक नहीं है, के अवयव का बराबर होना आवश्यक नहीं है। मतलब इसके अवयव बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बोलिए राइट, समझ में आ रहा है। आइए फिर देखिए, अवयवों का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। अगर आप a इंटू बी इंटू सी कर दें, ए बी इंटू सी कर दें, या ए बी इंटू सी कर दें, फिर ए का मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, मतलब क्रमबलीय नियम का ये साहचर्य नियम का ये पालन करता है। बोलिए राइट। अब देखिए, जैसे ए बी इंटू सी इक्वल टू ए बी सी, ठीक। यदि इनके क्रम एम एन, और एक चीज थोड़ा सा देखिए, ये कब होगा, एक कंडीशन है इसके लिए, इनके क्रम क्या होने चाहिए, एम एन एन पी। ध्यान से देखो, इसका स्तंभ और मतलब इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इसका जो पंक्ति होगा इसके स्तंभ के बराबर होगा। बोले समझ में आया। गुणन तभी पॉसिबल है जब ए के स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या बी के ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के जब बराबर होगा। तो इसीलिए देखो, यम यन यन पी पी क्यू, समझ में आ गया ना, तभी ये संभव होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, अवयवों के गुणन साहचर्य अवयवों के योग पर वितरित होता है। हाँ, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये तब होगा जब एम एन एन पी पी एन होगा। बोलिए, एम एन एन पी 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 एन हो। अच्छा नहीं, फिर से सुनिए, अवयवों के गुणन का जो मतलब वितरित नियम है, वितरित नियम तब होगा जब एम एन और एन पी मतलब लास्ट के दोनों क्या हो, एन पी हो, मतलब इसको जो जोड़ा गया है ये समान क्रम के होंगे तभी जुड़ेंगे, नहीं तो जुड़ेंगे ही नहीं। इसीलिए तो इन दोनों का क्रम क्या बनाया गया, समान बताया गया। ठीक है ना, देखिए दोनों का क्रम एक जैसा है, समान है, ठीक। और ये तभी पॉसिबल है क्योंकि अभी पीछे जब पढ़ रहे थे आप तो आपने देखा भी था। देखिए, ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, तो अगर ऐसा है तब क्या होगा, तब इसके ए और बी की क्रम समान होनी चाहिए, मतलब ए बी यम यन तब एन पी हो। बात समझ आ गया। तीसरा कंडीशन अगला देखिए, मतलब यदि ए यम एन एक अवयव है तो आई एम इक्वल टू ए, आई एन इक्वल टू ए, मतलब आइडेंटिटी को एम एन है तो आइडेंटिटी के अवयवों को ए से, उसको स्तंभों को और पंक्तियों को मल्टीप्लाई कर देने पर क्या अवयव ए ही मिलेगा, अवयव ए ही मिलेगा। ठीक है ना। फिर देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट, किसी अवयव का एक शून्य अवयव के साथ गुणनफल सदैव शून्य होता है। अगर कोई अवयव शून्य अवयव है और किसी अवयव को शून्य अवयव से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए, अवयव का गुणन निरसन नियम का पालन नहीं करता, ये कैंसिलेशन के नियम का पालन नहीं करता। कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने निरसन नियम पढ़ा था, उसको जरूर आप देखें। अगर आप पहली बार आए हैं तो वो जाके पहले वो वीडियो देखकर फिर आप आए। ठीक है ना। पहले के दोनों लेक्चर्स अगर आप देख कर आएंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ भी समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको बाउंस होगा। ठीक है ना, आपको दिमाग से उड़ेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है कि यदि ए और बी यदि ए एक वर्ग अवयव हो, वर्ग अवयव किसे कहते हैं, जिसके स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या क्या होता है, बराबर, तो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। अगर ऐसा है तो एक वन मतलब उसका पावर क्या हो, वन हो। ठीक है ना, तो ए वन इक्वल टू वन होगा, ए एन प्लस वन इक्वल टू ए एन, ए की पावर एन इंटू ओ। अच्छा, आप जानते भी हैं कि अगर बेस सेम हो, जैसे x के पावर 2 हो और x के पावर 5 हो, तो यही तो लिखते हैं x के पावर 2 प्लस 5। बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाते हैं, इसका मतलब सेम कंडीशन यहाँ भी है। लेकिन ध्यान रहे n जो हो वो क्या हो, नेचुरल नंबर हो, या a m n हो तो a
भाई बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगे, m प्लस एन, ए के पावर m प्लस एन हो जाएगा, तथा ए एम के पावर ए पावर m पावर n है तो ए m इंटू एन होगा, ठीक है ना, ए m इंटू एन। बोलिए ठीक है। जैसे इसका हम करें पावर 5 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 5 टू 10, x टू द पावर 10। बोलिए बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से, जैसे यहां देखिए और एक चीज, अगर a है, ए स्क्वायर आप किसी नंबर का फाइंड करना है, तो ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई अवयव, आइए एग्जांपल से दिखाते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि ए कोई अवयव दिया है, ए अवयव दिया है 0, 2, -3 और 4, मान लीजिए ये अवयव दिया है। अब आपको कह रहा है कि ए स्क्वायर निकालो, तो ये नहीं कर सकते आप कि 0, -3, 2, 4 का स्क्वायर कर देंगे। बस आप कर दें 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, मतलब ठीक है ना। तो 0 प्लस 2 जब सॉरी 4 प्लस ये हो जाएगा 3 3 9 4 4 16। ये अवयव जो है आपका, ये ऐसा निकालने का मेथड क्या है, गलत है। ये इस तरीके से आप अवयव के स्क्वायर को नहीं निकाल सकते। तब आप क्या करेंगे, तब आप इसको क्या करेंगे, इसको इसी को उतने से ही, जैसे ए स्क्वायर लिखना है तो ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो एक बार ए लिख लीजिए, बोलिए, तो ए लिख लीजिए और फिर बी लिख लीजिए, इन दोनों अवयवों को गुणा कर दीजिए। अब समझ में आया, तभी ये पॉसिबल है। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, बोलो क्लियर। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए, कि करके दिखाइए भी। चलिए देखिए, जैसे ये दिया है 0, 2 और -3, 4, 0, 2, -3, 4। तो आप जानते हैं इसको गुणा करने का, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ जोड़ देंगे, तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 आ जाएगा। यहाँ देखिए 0 इंटू 2, यही तो होता है, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8। नीचे देखिए 3 इंटू 0 -3 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 3 मतलब प्लस माइनस -12। यहाँ देखिए 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 4 16। तो ये हो जाएगा, आपको मिलेगा 0 प्लस माइनस 6 मतलब -6 आ जाएगा, 0 प्लस 8 मतलब 8 आ जाएगा, 0 प्लस -12 मतलब -12 आ जाएगा, और ये 16 और 6 22 आ जाएगा। क्या आपको यही मिला जो आप जानते थे कि हम इसको ऐसे करते हैं, क्या ये ऐसा मिला, नहीं ना। इसका मतलब आप ये जो तरीका अपनाएंगे ये गलत होगा, इसलिए आप ऐसा तरीका नहीं अपनाएंगे, ये तरीका अपनाएंगे, ठीक है ना। और फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, आपने देख लिया 20 मिनट, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।